वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन और इसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट बताऊंगी ना कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एंड अदर एग्जाम। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें प्रजामंडल आंदोलन टॉपिक, वैसे भी राजस्थान के सभी एग्जामों में राजस्थान का फुल जीके आता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। जब प्रजामंडल जब शुरू हुआ था उससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी। तो देखते हैं। सन 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था। 1918 में दिल्ली में एक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था और जिसके परिणाम से इनका संपर्क ब्रिटिश इंडिया और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ था। जैसे कि 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश इंडिया और अन्य राज्यों के नेताओं से संपर्क हुआ। और इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण सारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्न राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। तो अब इसमें से ये क्वेश्चन निकल के आया कि राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था यानी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और इसके संस्थापक में ये सारे एक नाम नहीं आएगा, सारे आएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण सारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि। इस संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया था, जो उत्तरी भारत के मारवाड़ी पूंजीपति और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। पहले इसका मुख्य कार्यालय कहाँ था? कानपुर में। और बाद में राजस्थान में इसका कार्यालय अजमेर में, बाद में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन आरंभ में ऐसा करने में सफल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1920 के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई थी। पहले ये क्या, सभा के सभी सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो उसको एक सहयोगी संस्था मान लिया गया था। किसको? राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था मान लिया गया था। राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 20 अक्टूबर 1920 से वर्धा में राजस्थान केसरी राजनीतिक प्रचार के लिए एक तो 20 अक्टूबर 1920 से वर्धा से कौन सा? राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला जाने लगा 20 अक्टूबर 1920 से वर्धा से। और विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे और रामनारायण चौधरी इसके सह संपादक थे। तो ये दोनों ही इसके संपादक हो गए। इस पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने दी। आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने। तो इसके संपादक तो थे विजय सिंह पथिक, और इसके आर्थिक सहायता, इस पत्र के जो खर्चा आता था उसके मुख्य सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने। यह पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित किया था। और राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला प्रथम राजस्थानी पत्र कौन सा था? तो राजस्थान केसरी। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1919 में वर्धा में, और विजय सिंह पथिक के द्वारा रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से थे। तीन लोग शामिल थे, एक तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। और इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों की सशंकत थी और मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई। लेकिन ये रामनारायण चौधरी को तो छोड़ दिया गया, शोभालाल गुप्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार के द्वारा 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को तो कैद किए, और 1924 में पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों एवं राज्य सरकारों सदस्यों में मतभेद शुरू हो गए। सैन्य मतभेद की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि
1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। पहले तो हम देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने और रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के तीनों के योगदान से हुई थी 1919 में वर्धा में। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। और ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। जब इस तरह से समाचार पत्र छपने लगे और संस्थाओं का स्थापना होने लगी तो ये सशंकित हो गए कि आशंकित हो गए। तो उन्होंने 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में, जैसे ये भी एक समाचार पत्र था, इसमें देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने का इन पर आरोप लगा दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। रामनारायण चौधरी को तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन शोभालाल गुप्त को कठोर कारावास की सजा दी गई। और 1924 में जब पथिक जी को कैद कर लिया गया तो इन राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में मतभेद बढ़ गया और यह पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया और 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और समस्त भारत पर इसका प्रभाव राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। जोधपुर में एक सत्याग्रह रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा लेकर पूरे शहर में घूमा और झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जोधपुर में जो सत्याग्रही था, जो हाथ में तिरंगा लेकर पूरे शहर में घूमा था, उसके झंडे के एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज्य लिखा था। और टोंक राज्य की जनता में एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और सहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनकी नेता मौलवी अब्दुल रहम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। टोंक राज्य में कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और इस आंदोलन में सहयोग किया। तो सबसे पहले टोंक में किसने किया था? मौलवी अब्दुल रही। और ये तीनों चारों ये भी हैं। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और 1 लाख रुपए का तिलक स्वराज्य में कोष दिया। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को दिए। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। और जयपुर राज्य में किसने सहयोग करा था? जमनालाल। उन्होंने तो राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी और 1 लाख रुपए का तिलक स्वराज कोष में फंड दिया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तिलक स्वराज्य में दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए थे। और भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। किसको? जमनालाल बजाज को। और सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, खादी पहनने का व्रत लिया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, बीकानेर में किसने 1921 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी? तो सर्वप्रथम किसने जलाई थी? तो मुक्ता प्रसाद वकील ने बीकानेर में। और 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया और अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। ये कुछ गतिविधियां हैं जो प्रजामंडल आंदोलनों के लिए एक अच्छा काम करती हैं। ये अजमेर में किसने? पंडित गौरीशंकर ने। और बीकानेर में मुक्ता प्रसाद ने, जयपुर में जमनालाल बजाज ने, टोंक में मौलवी अब्दुल रहीम ने, जोधपुर में भंवरलाल सराफ, ये सब इन गतिविधियों में लिप्त थे। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों को पहनते थे और तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया जाता था। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले कौन? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इन लोगों को इसलिए बर्खास्त कर दिया या उनको निलंबित कर दिया क्योंकि ये स्वदेशी कपड़ा पहनते थे, तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कर। कौन कौन? शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि जोधपुर के महाराजा के संरक्षक कौन थे? प्रताप सिंह। बौखला उठा कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। और जबकि इससे पूर्व वे महर्षि, ये जब होलियां वगैरह जलाई थी कपड़ों की जलाई जा रही थी तो जोधपुर के महाराजा के संरक्षक थे
प्रताप सिंह, उन्होंने इस आंदोलन के कारण बौखला उठे और उन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। इससे पूर्व महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर, इससे पहले वो क्या कर रहे थे, हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह भी असहयोग आंदोलन जो शुरू हो गया था उसके प्रति सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो कहे कि उनके मंत्रिमंडल का गठन करे या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाए। उन्होंने तो भारत सरकार ने उनको आदेश दे दिया कि ये असहयोग आंदोलन से सहमति रखते थे तो इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज के शासन के सारे अधिकार सौंप दे। तो महाराणा उदयपुर के फतेह सिंह जो महाराणा थे उन्होंने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए थे। भूपाल सिंह, उनका युवराज कौन था, भूपाल सिंह 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए थे सारे। और युवराज ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। अभी युवराज ने क्या करा, भूपाल सिंह ने अंग्रेजी सरकार के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया और राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया था। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग किसको, मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया था। किसने, भूपाल सिंह ने 28 जुलाई को। ये इसने महाराणा फतेह सिंह था जो उदयपुर का, जो असहयोग आंदोलन वगैरह में गुप्त रूप से सहायता कर रहा था। तो सरकार ने आदेश दिया था कि तुम या तो मंत्रिमंडल की स्थापना करो या सारे अधिकार अपने युवराज को सौंप दो। तो उसने अपने युवराज को, भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए थे। और युवराज जो था उसने इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया अंग्रेजों की इच्छा अनुसार, और राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया था। अब देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इससे पूर्व की गतिविधियाँ थी। तो बच्चों आपको कैसा लगा है ये टॉपिक? अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।